Hey, what's going on guys, and welcome back to the channel, and welcome back to this another night riding motocast video. So yeah, बहुत दिनों के बाद नाइट राइडिंग मोटोकास्ट का वीडियो आ रहा है एंड रीज़न वाज मेरा जो गोप्रो का एक माउंट है वो कहीं पे गुम हो गया था. सो देयर फॉर आई कुडंट एबल टू माउंट माई गोप्रो प्रॉपरली टू द हेलमेट. So there is that, and today we are going to discuss about Yamaha's latest launch, which is obviously MT-15 version 2.0. and I know I am slightly late to discuss regarding this particular motorcycle, but anyways, here we go. So Yamaha ने लॉन्च की थी MT-15 and the initial response was lukewarm at the best, I will say, because Yamaha वालों ने इतनी ज़्यादा मार्केटिंग नहीं की इस पर्टिकुलर मोटरसाइकिल की लॉन्च जब की उस टाइम. एंड मे बी Yamaha वाज नॉट श्योर अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि क्या इसे सक्सेस मिल पाएगा या नहीं. सो देयरफॉर Yamaha वालों ने इतना हल्ला उल्ला नहीं मचाया. बट लेटर ऑन जब लोगों को पता चला कि ओके R15 का इंजन है, दिस थिंग एंड दैट थिंग, 2 कैम प्रोफाइल VVA वगैरह ये सब हो, तब लोग जो है उन्होंने नोटिस किया इस मोटरसाइकिल को. मार्केट का रिस्पांस जो लुकवार्म था उससे वो शिफ्ट हो गया पॉजिटिविटी की तरफ. एंड उसके बाद Yamaha वाले ने अभी वर्जन 2.0 को लॉन्च किया है. ओके, तो वर्जन 1.0 में कुछ शॉर्ट कमिंग्स थी. ओके, तो शॉर्ट कमिंग्स जैसे कि जैसे उसको इंडिया में लॉन्च किया तो एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर रखने के लिए Yamaha वालों ने उसमें अपसाइड डाउन फोक्स की जगह पे टेलीस्कोपिक फॉर्क दे दिए रेगुलर. देन कास्ट एल्यूमिनियम स्विंग आर्म की जगह रेगुलर बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म दिया था. ये सब जो है वो कॉस्ट कटिंग मेजर्स थे रिगार्डिंग MT वर्जन क्यों बोल रहा हूँ बार बार, MT-15 ओके वर्जन 1.0. बट ये जो चीज़ें Yamaha वाले ने कुछ हद तक सॉर्ट आउट की है वर्जन 2.0 में. एंड मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि शुड यू गेट दिस मोटरसाइकिल और शुड यू गेट अनदर मोटरसाइकिल. मेरा पर्सनल ओपिनियन दूंगा. मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ जो है वो देखे ऑनलाइन, तो उन सबको कलेक्टिव मैनर में मैं एक मेरा पर्सपेक्टिव रखूँगा इस बाइक के रिगार्ड्स में. ओके, बट उसके पहले डिस्कस करेंगे मोटरसाइकिल के गुड एंड बैड्स के बारे में. बट उसके भी पहले बात करेंगे बाइक जब इंडिया में लॉन्च हुई थी, जैसे कि मैं बता रहा था, तब कुछ जो चीज़ें थी वो मिसिंग थी, जैसे कि अपसाइड डाउन फोक्स एंड बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म दिया था. किसके जगह पे? कास्ट एल्यूमिनियम स्विंग आर्म के जगह पे दिया था बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म. तो इसके ऊपर से बहुत सारी क्रिटिसिज्म मिली Yamaha वालों को. अगर इतने मतलब कंपेयर टू अदर 150cc बाइक्स, ये जो मोटरसाइकिल थी वो प्रीमियम 150cc मोटरसाइकिल थी, एंड इसकी वजह से इसकी प्राइस भी ऑब्वियसली ज़्यादा थी. ओके, तो कास्ट एल्यूमिनियम स्विंग आर्म देना तो बनता ही है. आई एम नॉट श्योर अबाउट अपसाइड डाउन फोक्स, बट स्विंग आर्म तो बनता ही था देना. ओके, बट एनी हाउ हैंडलिंग जो है MT-15 की वो एक्सेप्शनली गुड है. वेदर इट इज़ स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी हो या फिर कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी हो या फिर उसका एक फ्लिकेबल नेचर हो ट्रैफिक में एज ए ट्रैफिक कटर. बहुत ही सॉलिड क्या कह सकते हैं, एक ओवरऑल हैंडलिंग पैकेज है या फिर था वर्जन 1.0. ऐसा मैं डेफिनेटली कहूँगा. मेरे कुछ दोस्तों के पास भी है, तो हम कभी कभार हफ्ते 2 हफ्ते में से वीकेंड राइड पर निकलते हैं, तब चला लेते हैं, मोटरसाइकिल एक्सचेंज करते हैं तब. तो बहुत ही पॉजिटिव ओपिनियन है मेरा वर्जन 1.0 के लिए. बट वर्जन 2.0 में उन लोगों ने चेंजेस कर दिए, जैसे कि डाल दिया एल्यूमिनियम स्विंग आर्म एंड अपसाइड डाउन फोक्स. नाउ आई ऑनेस्टली फील कि जो वर्जन 1.0 था वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज था हैंडलिंग के रिगार्ड में कि मतलब एक्चुअल में ज़रूरत नहीं थी एल्यूमिनियम स्विंग आर्म या फिर
अपसाइड डाउन फोक्स की, बट यामा वालों ने दिया है तो अप्रिशिएट तो करना बनता है। बट मोर सो देन दैट आई फील कि यामा वालों ने ड्यूअल चैनल ABS क्यों नहीं दिया, और या फिर एटलीस्ट देते स्विचेबल ऑप्शन देते कि रियर का जो ABS है वो स्विच ऑफ करना ऑप्शनल देते। क्योंकि आई नो जब रियर एंड लूज होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफिक फीलिंग होती है फॉर समवन हु इज़ न्यू इनटू मोटरसाइकिलिंग एंड कंसिडरिंग कि MT-15 जो है वो एक एंट्री लेवल स्पोर्ट बाइक है। तो बहुत सारे लोग जो है वो इस मोटरसाइकिल के बारे में जो सोच रहे हैं, उनकी फर्स्ट अगर ये परचेस होगी तो ये जो रियर एंड स्लाइडिंग का जो एक फैक्टर है वो बहुत ही टेरिफाइंग थिंग है। जब रियर एंड लूज होता है तो बहुत ही टेरिफाइंग फीलिंग आपको आ जाती है, एंड कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ हो जाता है। एक्सपीरियंस आने के बाद आपको पता है कि रियर एंड कैसे लूज़ करते हैं, ऑल दैट स्टफ, वो बात अलग है। बट इनिशियल फेज में जब आप नई चीज़ें सीखते रहते हैं राइडिंग के रिगार्ड में, तब ये सब चीज़ें मैटर करते हैं। इसकी वजह से आई थिंक कि अगर यामा वाले ने प्राइस इंक्रीज़ किया है 12 से 15 हज़ार का वर्जन 2.0 पे, तो ड्यूअल चैनल ABS तो देना बनता था। ओके, अगेन आई फील कि क्विक शिफ्टर भी देना चाहिए था। आई डोंट नो इफ़ आई एम आस्किंग मोर, बट क्विक शिफ्टर तो देना चाहिए था, बिकॉज ये एक स्ट्रीट फाइटर है। तो स्ट्रीट पर जब हम चलाते बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, तब आपके लेफ्ट हाथ को थोड़ा सा आराम मिल सकता था अगर ये लोग क्विक शिफ्टर दे देते तो, बट उन्होंने नहीं दिया। ओके, नाउ हम हैंडलिंग की बात करेंगे। अपसाइड डाउन फोक्स के बारे में हम थोड़ा सा इन डेप्थ में बात करते हैं, ठीक है, कि क्या लगता है मुझे हैंडलिंग डिपार्टमेंट में क्या इम्प्रूवमेंट हुई होगी। बिकॉज ऑब्वियसली मैंने 2.0 को नहीं चला है, वेयर एज आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस रिगार्डिंग वर्जन 1.0, ठीक है। नाउ वर्जन 1.0 जो है वो ऑलरेडी वेरी गुड हैंडलर, ओके, इवन दो इट डज लैक्स एल्यूमिनियम स्विंग आर्म एंड अपसाइड डाउन फोक्स, फिर भी वो बहुत ही अच्छी हैंडलिंग वाली मोटरसाइकिल है। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब आप मिड कॉर्नर पे रहते हैं, ठीक है, जब आप मिड कॉर्नर पे रहते हैं एंड यू आर ऑलमोस्ट एट द लिमिट ऑफ योर RPM रेंज, say for like you are cranking your engine near about 8 to 9,000 RPM in lower gears like first, second और third gear, ठीक है। at that time जब आपका रेव लिमिटर पूरा चले जाने वाला होता है रेड लाइन की तरफ, at that time आपको अगर आपको और ज़्यादा पावर की ज़रूरत फील होती है, या फिर यू फील लाइक यू कैन एक्सेलरेट इवन मोर, तो आप अपशिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। बाय दैट टाइम मुझे ऐसा लगता है MT जो है वो थोड़ा सा अनसेटल होती है। कब? जब आप कॉर्नर पे रहते हैं तो मैं बात कर रहा हूँ मिड कॉर्नरिंग की। तो इन द टाइम व्हेन यू आर इन द मिडल ऑफ कॉर्नर एंड यू आर एग्जीक्यूटिंग कॉर्नर, एट द सेम टाइम यू आर अपशिफ्टिंग योर गियर, तो उस टाइम में अपशिफ्टिंग के दौरान एक एक पावर का जो पल्स होता है इंजन से, वो जैसे ही हायर गियर एंगेज होता है तब एक पावर का पल्स जो है वो इंजन से ट्रांसफ़र होता है रियर व्हील की तरफ, एंड थोड़ा सा मोटरसाइकिल जो है वो अनसेटल होती है। तो ये जो शेकी फीलिंग है, मुझे लगता है ये शेकी जो फीलिंग है वो रिड्यूस हुई होगी, या फिर इसको एलिमिनेट किया गया होगा वर्जन 2.0 में। एंड अगेन दिस कैन बी this can be significant to few people who are inexperienced regarding riding, or this can be nothing for experienced rider to be honestly. but क्या होता है ना, जब भी एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर कोई भी कंपनी बनाते हैं तो यूजुअली ये लोग क्या करते हैं, वेट डिस्ट्रीब्यूशन का ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं कि 50 to 50 वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। मतलब फ्रंट व्हील पे 50% वेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड रियर व्हील पर 50% वेट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है।
नाउ क्या होता है जब आप एक्सेलरेट करते रहते हो तो वेट जो है आपका शिफ्ट हो जाता है, रियर पे थोड़ा सा ज़्यादा चले जाता है। इसकी वजह से फ्रंट एंड जो है वो थोड़ा सा लूज़ करने लगता है। स्ट्रेट लाइन पे भी जब आप 100+ चले जाते हैं तब भी कुछ नेकेड बाइक्स है जिन पर फ्रंट एंड जो है वो ज़्यादा ही लाइट फील होता है आपको, एंड एक अनकंट्रोल्ड फीलिंग आ जाती है राइडर को। तो समवॉट उसी काइंड की फीलिंग जो है मुझे MT वर्जन 1.0 में फील होती है। इवन दो आई डोंट फील इनसिक्योर एट दैट टाइम, बट इट्स जस्ट समथिंग कि जो मैं नोटिस करता हूँ मिड कॉर्नर पे, जब भी आई फील कि आई नीड टू एक्सेलरेट इवन मोर और आई कैन पुश दिस बाइक इवन मोर, तो नियर अबाउट लाइक 7, 8 और इवन 9000 RPM when I try to upshift, and after I upshift immediately that power pulse of engine gets transferred towards rear wheel via chain, and एक फ्रंट एंड में आप कह सकते हैं थोड़ा सा अनसेटलिंग फीलिंग आती है। ऐसे लगता है कि क्या मतलब एक मूवमेंट के लिए ऐसे फील होता है कि बाइक आपके पूरे कंट्रोल में नहीं है, जस्ट एक उसी मूवमेंट के लिए फील होता है, एंड लेटर ऑन इट जस्ट गेट्स बैलेंस आउट सो देर इज़ दैट आई फील कि इट्स जस्ट समथिंग दैट आई शुड ब्रिंग इट अप टू यू कि ड्यू टू द फैक्ट कि सामने जो है नाउ द बाइक इज़ यूटिलाइजिंग दैट अपसाइड डाउन फोक्स, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर फ्रंट एंड में थोड़ा सा वेट ज़्यादा बड़ा होगा तो ये एक पॉजिटिव चीज़ ही है MT वर्जन 2.0 के लिए। ओके, नाउ एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, दूसरी चीज़ जो कि मैंने देखा बहुत सारे रिव्यूज़ में पॉपअप हो रही है कि MT वर्जन 2.0 जो है उसने अपना मिड रेंज जो ग्रंट है वो थोड़ा सा लूज़ कर दिया है कहीं ना कहीं पे, and I think that might be true because of obviously emission restrictions। तो क्या होता है कि ये जो मैन्युफैक्चरर जो रहते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो पावर बैंड है वो बहुत ही क्या कह सकते हैं ना कंजर्वेटिव मैनर में क्या कहते हैं पुल डाउन करते हैं। मतलब मोटरसाइकिल का जितना फुल पोटेंशियल है उतना फुल पोटेंशियल पे आप चला नहीं सकते, या फिर आप मोटर को नहीं ले जा सकते इन एवरी पॉसिबल RPM। ध्यान से सुनिए क्या मैं कह रहा हूँ, यू कैन नॉट राइड योर मोटरसाइकिल एट इट्स फुल कैपेबिलिटीज इन एवरी पॉसिबल RPM रेंज। ओके, इसका मतलब जो भी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर आपको एडवर्टाइज करता है कि ओके 18 पॉइंट समथिंग bhp ऑफ पीक पावर, तो वो जो पीक पावर है दैट पीक पावर विल कम ओनली एट गिवन RPM, बट व्हाट अबाउट द पावर दैट इज मोटर डिलीवरिंग बिफोर दैट पीक पावर। ओके, तो रिव्यूअर्स ने ऐसे बताया, मतलब कुछ रिव्यूअर्स ने ऐसे बताया कि MT हैव लॉस्ट इट्स मिड रेंज ग्रंट समवॉट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि यामाहा वालों ने क्या किया है, ECU में ऐसी मैपिंग डाली है कि इंजन को पूरी पावर नहीं मिल रही है मिड रेंज में जितना इंजन कैपेबल है। मतलब मिड रेंज में बोला जाए तो जैसे कि 7000 RPM किक इन होते हैं तब हाई लिफ्ट कैम प्रोफाइल चालू हो जाती है MT की, जैसे कि आपको पता ही है। बट जो भी उसके पहले की जो कैम प्रोफाइल है उसमें इंजन को पूरी तरह से क्या कहते हैं ऑप्टिमम फ्यूलिंग नहीं मिल रहा है, या फिर आर्टिफिशियली कट ऑफ किया गया है। इसकी वजह से MT जो है वो अपना ग्रंट जो है वो लॉस्ट कर चुके हैं। एंड मुझे ऐसे लगता है यहाँ पर पर्सपेक्टिव आता है थर्ड पार्टी ट्यूनर्स का, जैसे कि इंडिया में कौन सा है रेस कंसेप्ट्स या समथिंग है, वो लोग एक पिगी बैक ECU देते हैं KTMs की मोटरसाइकिल के लिए वगैरह वगैरह। तो वो लोग यहाँ पर जो है वो ऑप्टिमाइजेशन कुछ कर सकते हैं इस फील्ड में, या फिर डायरेक्टली जो एग्जिस्टिंग ECU है उसको फ्लैश वगैरह करके
किया जा सकता है। सो देयर इज़ दैट, बट ऑब्वियसली वो करने के बाद पता नहीं कि कंपनी अपनी एग्जिस्टिंग वारंटी रखेगी या फिर नहीं, या फिर कंपनी वाले डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ है वो समवॉट ग्रे एरिया। सो आई थिंक कि दिस इज़ नेगेटिव थिंग इन माई ओपिनियन टोटली, बिकॉज एक MT ऐसी मोटरसाइकिल थी जिसके बारे में मुझे ऐसा लगता था इस मोटरसाइकिल में सब कुछ है, यू नो, मिड रेंज ग्रंट भी है एंड टॉप एंड रश भी है। बट आफ्टर लिसनिंग टू फ्यू रिव्यूअर्स की वो नहीं है, या फिर MT जो है वो थोड़ा सा लैग कर रही है मिड रेंज ग्रंट को। सो दैट इज़ काइंड अ लिटिल बिट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट टू मी, आई विल से। अदर देन दैट आई थिंक अगर आज भी आप मार्केट में एक सॉलिड स्ट्रीट फाइटर को देख रहे हैं, परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं, तो MT इज सॉलिड ऑप्शन जो कि आपको सॉलिड मिड रेंज परफॉर्मेंस भी देगी। इवन दो ग्रांटेड कि मैंने अभी बताया कि जो मिड रेंज है थोड़ा सा लैग कर रहा है नई वाली MT में, स्टिल आई थिंक कि इतना रॉब नहीं किया रहेगा मिड रेंज MT का। सो आई डोंट थिंक कि गोइंग फॉर MT विल बी रॉन्ग बाइंग डिसीजन फॉर एनीवन। सो देयरफॉर अगर कोई सोच रहा है इस मोटरसाइकिल को परचेस करने के बारे में तो वो डेफिनेटली ले सकता है इस मोटरसाइकिल को। एंड अगर आपको इवन मोर मिड रेंज चाहिए इस बाइक से भी, तो मुझे लगता है कि अपाचे RTR 204V is a better option than this motorcycle, because that motorcycle have ton of mid-range torque, So if you are looking for that kind of characteristic from motor, if you are demanding that kind of characteristics from your engine, then you can go for Apache RTR 204V. नाउ ये तो मैंने बता दिया अपना ओपिनियन कि अगर आप चाहते तो ले सकते हैं ये मोटरसाइकिल अभी भी। आई मीन यू कांट गो रॉन्ग विथ MT, in from the very beginning, from the inception of MT-15, it is very good motorcycle and अभी भी ये अच्छी मोटरसाइकिल है। इनफैक्ट व्हील बेस जो थोड़ा सा शॉर्टर है, मे बी बिकॉज ऑफ कास्ट एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, तो थोड़ी सी ज्योमेट्री जो है वो थोड़ी सी एग्रेसिव है मुझे ऐसे लगता है इस बाइक की। तो इवन मोर जो है वो फ्लिकेबल है ये मोटरसाइकिल, कॉर्नर्स पे। तो या दैट्स ऑल गुड। बट यामा वाले एक चीज़ ज़रूर कर सकते थे, ठीक है ना, कि अपना पुरानी वाली जो MT है उसको वैसे ही रख सकते थे एंड उसको लोअर प्राइस पॉइंट पर वो लोग सेल कर सकते थे यामा वाले, ओके। एंड ये वाली जो MT है इसको मिड रेंज वाली MT बना देते जो एग्जिस्टिंग वर्जन 2.0 है, एंड एक टॉप टियर मॉडल निकालते प्रीमियम वाला, उसमें सब दे देते जो भी हाई फाई स्टफ है। R15 वर्जन 4.0 में क्विक शिफ्टर हो या फिर अपना क्या कहते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल हो, ड्यूअल चैनल ABS हो, प्लस दैट नेविगेशन सिस्टम हो। टॉकिंग अबाउट नेविगेशन में एक चीज़ बोलना भूल गया, सॉरी अबाउट दैट, एंड दैट इज़ न्यू कंसोल एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है कंसोल के साथ, आपके स्पीडोमीटर के साथ, जो भी कहिए मोबाइल आप कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से। बट आई थिंक दैट इज़ प्रेटी पॉइंटलेस थिंग इन माय ओपिनियन। ऑनेस्टली आप क्यों मोबाइल आपका कनेक्ट करना चाहेंगे आपके कंसोल को, ठीक है। प्राइमरी मोटिव आई विल से इज़ टू डू नेविगेशन स्टफ, बट नेविगेशन आप कर ही नहीं सकते, वो वाला फीचर दिया ही नहीं है यामा वालों ने। बस व्हाट्सएप मैसेजेस की नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आप राइडिंग का एक मेट्रिक डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। बट आई थिंक दैट इज़ प्रेटी यूजलेस फीचर। आई मीन कौन देखना चाहेगा हर रोज़ कि मैं कैसे राइडिंग करता हूँ या क्या करता हूँ। आई डोंट थिंक दैट इज़ वेरी यूज़फुल फीचर। इंस्टेड आई थिंक यामा वाले अगर नेविगेशन दे देते उसमें तो वो बहुत अच्छा रहता, बट दैट इज़ सरोली लैकिंग इवन दो इट इज़ वर्जन 2.0। आई डोंट नो क्या सोचकर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी,
मैं तो कहता कनेक्टिविटी ना देते वो भी चले जाता, बट ड्यूअल चैनल एबीएस दे देना चाहिए था इसमें। ओके, सो देर इज़ दैट। सो ये दोस्तों जो था वो मेरा ओपिनियन था न्यू MT वर्जन 2.0 के बारे में, MT15 वर्जन 2.0 के बारे में। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इट विल बी गुड बाइंग ओपिनियन फॉर any one of you viewer who is looking to or who is thinking about getting this new MT version 2.0, MT15 version 2.0। यामा वालों की ना यार ये नॉमेनक्लेचर बहुत ही बड़ा होते जा रहा है, यामाहा MT15 वर्जन 2.0। यार थोड़ा सा कुछ शॉर्ट कर देना चाहिए इसमें। Anyways, that was my personal opinion about this motorcycle, which was totally unbiased as always, and I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। So thank you for watching this video guys. If you have any question or doubts regarding this motorcycle, drop your comments inside comment section, and I will sure to check that out, and मिलते हैं अगले वीडियो में। Until then, take care and bye bye, and check out these other amazing videos showing on the screen.